आज की जो अपनी क्लास है हरियाणा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन लेंगे। ज्योग्राफी से लगभग हमने क्वेश्चन ले रखे हैं। आज ये टारगेट करेंगे आने वाले, चाहे सीईटी का एग्ज़ाम हो या फिर उसका मेन एग्ज़ाम हो या फिर हरियाणा डी ग्रुप के लिए कोई भी एग्ज़ाम हो हरियाणा का, उसके लिए काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है अपने पास है, समुद्री हवा बहती है, दिन के समय बहेगी, रात्रि के समय, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इस बात को समझने से पहले एक हम छोटा कंसेप्ट समझ लेते हैं। हमने यहाँ पे एक साइड में तो मान लिया हमने समुद्र, ये इधर की तरफ हम मान लेते समुद्र यानी पानी है यहाँ पे, इसको मान लिया हमने सी। यहाँ पे इस साइड में हमने मान लिया लैंड, यानी लैंड का मतलब सतल, जिसको हम ज़मीन सतही बोलते हैं। क्या बोला हमने इस जगह पे, बोला हमने सतल। और यहाँ पे लेते हैं हमें सन, सूर्य। और जब दिन के समय सूर्य की किरणें पड़ती है ना, दोनों सतह पे पड़ती है, यहाँ भी पड़ती हैं यानी समुद्र में पड़ती हैं, समुद्र की सतह पड़ती हैं। और जो अपने पास सतल का पार्ट होता है, सतल का भाग होता है ना, यानी ज़मीन का भाग होता है, दोनों में पड़ती हैं। इन दोनों में क्या फ़र्क है, किसमें, जो अपने पास समुद्री और जो अपने पास सतली है, दोनों में क्या फ़र्क है। जो आपका पानी होता है ना, ये धीरे धीरे गर्म होता है। क्या बोला मैंने, धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। ये पानी की प्रकृति होती है। अगर हम ऐसे ही माने सतल की बाग को देखें, ज़मीनी सतह को देखें, तो ये आपका जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है। अगर हम दिन की बात करते हैं ना, ये यहाँ पे जैसे सूर्य का प्रकाश यहाँ पे गिरता है, तो यहाँ की जो हवा है ना, ये यहाँ की हवा नज़दीक की, यानी सतल के नज़दीक की हवा है, ये हो जाती है गर्म। और जब हवा गर्म होती है ना, ये हल्की हो जाती है। हल्की होते ही क्या करती है, ये हवा ये ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाती है। क्या बोला मैंने, ऊपर की तरफ उठती है। हवा गर्म होते ही हल्की होती है और हल्की होते ही ऊपर की तरफ उठती है, ये ऊपर की तरफ बढ़ती है। यहाँ पे स्थान क्या हो गया, खाली हो गया। अब यहाँ पे कोई हवा नहीं है। और मैंने बताया अभी जो पानी है यहाँ पे, ये धीरे धीरे ठंडा होता है और धीरे धीरे गर्म होता है। अब जो यहाँ की जो ठंडी हवा है ना, वो ठंडी हवा इस खाली जगह को घेरने के लिए इधर से यहाँ पे आ जाती है। मतलब गर्म हवाएं ऊपर की तरफ जाती हैं, ठंडी हवाएं इस जगह को घेरने के लिए आ जाती हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, जब आपका सूर्य का प्रकाश यानी दिन के समय सूर्य का प्रकाश गिरता है सतल पे, तो ये गर्म होता है और हवा क्या करती है, ऊपर की तरफ उठती है। और यहाँ पे समुद्र से हवाएं इसकी जगह पे आ जाती हैं और स्थान इसका ले लेती हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, अब ये हवाएं कहाँ से कहाँ बह रही हैं, समुद्र से सतह की तरफ चल रही हैं। तो इसका समुद्री हवाएं कहाँ बह रही हैं, यानी दिन के समय बहती हैं। रात्रि के समय क्या हो जाएगा, ये आपका जो सतलीय अक्षेत्र, ये क्या हो जाएगा, आपका ठंडा हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा, धीरे धीरे, मैंने अभी बताया ना, धीरे धीरे ठंडा होता पानी। यहाँ पे तो गर्म होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जल्दी से ठंडा हो जाएगा। और फिर रात्रि के समय क्या होंगी, ये सतलीय हवा किसकी तरफ बढ़ेगी, आपकी समुद्र सतह की तरफ बढ़ेगी। यानी अगर सतलीय हवाएं चलती हैं वो रात्रि के समय, अगर आपकी समुद्री हवा चलती है वो दिन के समय चलती है। इसका सही आंसर क्या रहेगा, ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, पृथ्वी की सतह के समीपतम वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है। जब भी हम बात करते ना, ये हमने सतल मान लिया, क्या माना हमने, सतल। जब भी हम ऊपर की तरफ बढ़ते ना, क्या बोला मैंने, ऊपर की तरफ, तो वायुमंडल की परतें होती हैं। तो मैं बता देता हूँ, जैसे ही हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे ना, एक परत ये हो गई, 1 2 3 4 और 5 परतें होती हैं। बड़े ध्यान से समझ लेना सभी के नाम। जो नज़दीक की मंडल होता है ना, नज़दीकी का मतलब जो सतह के बिल्कुल नज़दीक है, समीपतम मंडल, उसको बोलते हैं हम अक्षोमंडल। क्या बोला मैंने, अक्षोमंडल कहते हैं, जिसको इंग्लिश में ट्रोपोस्फियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फियर बोलते हैं। उसके बाद आता अपने पास समताप मंडल। क्या बोला मैंने, समताप मंडल। पहले नंबर पे आ गया आपका स्ट्रेटोस्फियर, सॉरी ट्रोपोस्फियर आ गया। दूसरे नंबर पे आता आपका स्ट्रेटोस्फियर, जिसको हम समताप, जहाँ पे आपका समान तापमान रहता है, दूसरे नंबर पे आ गया। और तीसरे नंबर पे आता आपका मध्यमंडल। क्या बोलते हैं इसको, मध्यमंडल, या जिसको हम इंग्लिश में मेसोस्फीयर भी बोलते हैं। उसके बाद आती है अपनी 4 नंबर पे आती है, जिसको हम आइनोस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलेंगे, आइनोस्फीयर। और सबसे जो आखिरी मंडल होता है उसको बोलते हैं हमें बाह्यमंडल या एक्सोस्फीयर। बड़े ध्यान से देख लेना, मैंने पहले नंबर पे ट्रोपोस्फियर बताया था। अगर हम इंग्लिश के अल्फ़ाबेट की बात करते हैं ना, सबसे पहले नज़दीक के होते हैं, उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फियर।
उसके बाद बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर, दूसरा मंडल। तीसरा आता है मेजोस्फीयर। उसके बाद आता है अपने पास है आइनोस्फीयर, और लास्ट में आता है एक्सोस्फीयर। अगर हम ट्रोपोस्फीयर से किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, अल्फ़ाबेट ABC की तरफ बढ़ रहे हैं ना, तो ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेजोस्फीयर, आइनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, ऐसे इसको हमें मेजर करेंगे। नज़दीकी मंडल कौन सा अपने पास है, अक्सोमंडल, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, किसी वायुमंडलीय सतह में अधिकतम मौसमी घटनाएं होती हैं। मौसमी घटनाएं कहाँ पे होंगी, जहाँ पे तापमान घटेगा और बढ़ेगा। और तापमान कहाँ पे घटता बढ़ता अपने पास है, ये बढ़ता अपने पास है सौ मंडल में, यानी नज़दीकी मंडल अपने पास है। इसके अंदर मौसमी घटनाएं होती हैं, यानी इसके अंदर तापमान घटता भी है, और जब हम एक टाइम ऊपर की तरफ जाते हैं ना, तो आपका तापमान कम होता रहता है। क्या बोला मैंने, जब हम सतह से ऊपर की तरफ, ऊपर का मतलब होता है जब हम 165 मीटर मीटर चले जाते हैं ना, तो हमारा 1 डिग्री टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये घटना कहाँ पे घटती है, आपकी अक्षोमंडल के अंदर घटती है। तो जितनी भी आपकी वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं वो आपकी अक्षोमंडल यानी ट्रोपोस्फीयर के अंदर होती है। का सही आंसर ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, मानव और पशु खालिस्तान के अक्षोमंडलीय परत के निवास करते हैं। कहाँ पे निवास करते हैं, समताप मंडल में। यहाँ पे अगर टेम्परेचर जहाँ पे समान ही रहेगा तो वहाँ पे तो मानव तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। एक टाइम के लिए पशु तो सर्वाइव कर सकते हैं, एनिमल तो सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे। तो ये तो इसका आंसर नहीं रहेगा। अब दोनों की बात है, दोनों तो पानी में भी रहते हैं वैसे, लेकिन हमेशा तो नहीं रह पाएंगे ना, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। तो ये अपने पास क्या बनेगा, पर्यावरण के अंदर। तो मानव और पशु खालिस्तान के अक्षोमंडलीय में, कौन से में, अक्षोमंडल की बात कर रहे हैं हम, यानी जिसकी पहले अभी हमने बात की। तो ये कहाँ पे रहेगा, ये रहेगा आपका पर्यावरण के अंदर। पर्यावरण तो अपने चारों तरफ का क्या होता है, आवरण होता है। उसके बाद हम बात करते हैं अपने पास वातावरण। वातावरण का मतलब होता है एटमॉस्फेयर। हम कहाँ पे रहते हैं, हमारे जो चारों तरफ गैसें हैं, हर एक चीज़ है, यानी पानी का होना, पर्यावरण के अंदर सारी चीज़ें आती हैं। पानी का होना, उसके बाद हमने सतल का देखा, सारी सी चीज़ें जहाँ पे होती है ना, वो होता अपने पास है वातावरण। तो इसका सही आंसर रहेगा, ये रहेगा जी डी। यानी अगर हम बात करें ना, ये वातावरण भी पर्यावरण का हिस्सा होता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, वायुमंडल में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाए जाने वाला गैसीय मूल कौन सा है। अगर हम गैसीय की नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, या फ्लोरीन है, क्लोरीन है, कौन सी गैस सबसे ज़्यादा मात्रा में हमारी कहाँ पे बात कर रहे हैं, वायुमंडल के अंदर। वायुमंडल के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाती है अपने पास नाइट्रोजन, 78% लगभग पाई जाती है। अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो 21% पाई जाती है। हाइड्रोजन पाई जाती है आपकी ब्रह्मांड के अंदर, क्या बोला मैंने, यानी यूनिवर्स के अंदर क्या पाई जाती है, आपकी हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। इसका सही आंसर क्या रहेगा जी, नाइट्रोजन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, अपेक्षाकृत विद्युत कणों का उच्च संकेंद्रण यह खालिस्तान की विशेषता है। कहाँ की विशेषता है ना, विद्युत का मतलब होता है इलेक्ट्रिक पार्टिकल। इलेक्ट्रिक पार्टिकल कौन से मंडल के अंदर पाए जाते हैं, हमने अभी पढ़ा था ना, पहले एक्सो मंडल पढ़ा था, फिर समताप मंडल पढ़ा था, फिर मध्य मंडल पढ़ा था, फिर आयन मंडल पढ़ा था। आयन मंडल के अंदर क्या पाए जाते हैं, आपके विद्युत के कण पाए जाते हैं। तो आयन मंडल कहाँ पे आपके पास, ये रहेगा। सही आंसर क्या रहेगा, डी रहेगा। समताप मंडल जहाँ पे आपका टेम्परेचर क्या रहता है, समान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, सापेक्ष नमी की मात्रा जिससे नापते हैं उसको क्या कहते हैं। हाइड्रोमीटर कहते हैं, हाइग्रोमीटर कहते हैं, बैरोमीटर कहते हैं, या मरकरी थर्मामीटर कहते हैं। अगर हम सापेक्षता नमी की बात करते हैं ना, तो नमी हमारी मापी जाती है हाइग्रोमीटर के अंदर। क्या मापी जाती है, अगर हम बात करते हैं हाइग्रोमीटर के अंदर सापेक्ष से नमी मापी जाती है। इसका सही आंसर क्या रहेगा, बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, खालिस्तान वायुमंडल की प्रक्रियाओं और घटनाओं का अध्ययन है, खास तौर पर मौसम की पूर्वानुमान लगाने के लिए यानी हम किसका अध्ययन करते हैं, जब हमारे को वायुमंडल की जो प्रक्रियाएं होती हैं, घटनाएं होती हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं, तो क्या बोलते हैं उसको,
जलवायु विज्ञान बोलते हैं, डाटा एनालिटिक्स बोलते हैं, अंतरिक्ष विज्ञान बोलते हैं या पदार्थ विज्ञान बोलते हैं, तो उसको कहा जाता है जलवायु विज्ञान। नेक्स्ट अपने पास खालिस्तान वायुमंडल की वह परत जो सूर्य की परासर विकिरण को अवशोषित करती है। कौन सा ऐसा भाग है जो किसको अवशोषित करता है? हमने अभी अभी पढ़ा था ना, हमारे जब वायुमंडल में परतें होती हैं, सबसे पहले क्षोभ मंडल, समताप मंडल। समताप मंडल जिसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर, जहाँ पे समान तापमान होता है, इसके अंदर एक परत होती है। क्या बोला मैंने? इसके अंदर एक परत होती है जिसको हम ओजोन परत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओजोन परत, जिसका आणविक फॉर्मूला होता है O3। किससे बनती है ये? ऑक्सीजन से बनती है। ऑक्सीजन के पार्टिकल टूटते हैं, ऑक्सीजन के पार्टिकल टूटने से ही हमारी ऑक्सीजन बनती है। ये जो अपने पास सूर्य से अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आ रही है ना, उनको क्या करती है? हानिकारक जो पैराबैंगनी किरणें आती हैं उनको वापस रिफ्लेक्ट करने का काम करती है। कौन करती है? अपने पास से ओजोन लेयर। सही आंसर क्या रहेगा इसका? ये रहेगा। नेक्स्ट अपने पास पृथ्वी के धरातल के से वायुमंडल के निम्नलिखित संरचनाओं को व्यवस्थित करना। हमने अभी पढ़े थे ना मंडल। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहले कौन से नंबर पे आएगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सभी बताने आपने, लेकिन इसके अंदर तो 4 ही बताने हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर से कौन से चक्रवात उठते हैं? ये अपने पास इंडिया है, ये अपने पास यहाँ पे हिंद महासागर होता है। क्या ये अपने पास हिंद महासागर? यहाँ अरब सागर है, यहाँ बे ऑफ बंगाल है। तो ये पूछ रहा है बंगाल की खाड़ी, इधर से उठने वाले जो चक्रवात होते हैं ना, उन्हें क्या कहते हैं? पश्चिमी चक्रवात कहते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं, पूर्वी चक्रवात कहते हैं। तो ये आपके होते हैं उष्णीय कटिबंधीय चक्रवात है, यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ट्रॉपिकल साइक्लोन। इस जोन को ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन, इसका सही आंसर क्या रहेगा? बी। वायुमंडल की वह परत जिसमें ओजोन परत स्थित होती है। ओजोन परत किसमें? अभी बताई थी मैंने, आयन मंडल, क्षोभ मंडल, थर्मोस्फीयर या फिर समताप मंडल। तो अपने क्या आंसर क्या रहेगा? जहाँ पे समान तापमान रहता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर, जिसको समताप मंडल कहा जाता है। इसका सही आंसर ये रहेगा। नेक्स्ट अपने पास वायुमंडल की वह परत जिसमें पृथ्वी से प्रेषित रेडियो तरंगें वापस धरती की तरफ परावर्तित होती हैं, यानी वापस धरती की तरफ क्या होती हैं? रिफ्लेक्ट होती हैं। कौन से मंडल से होती हैं वो? आयन मंडल से, मेसोस्फीयर से, मेसो का मतलब मध्य मंडल, क्षोभ मंडल से, समताप मंडल से। जितनी मौसमी घटनाएं हमने पढ़ी वो कहाँ पे हुई आपकी? मौसमी घटनाएं हुई आपकी क्षोभ मंडल के अंदर। समताप मंडल के अंदर हमने क्या पढ़ा? एक ओजोन लेयर पढ़ी, जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है अपने पास, यूवी रेज हैं, उन्हें क्या करती है? रिफ्लेक्ट करने का काम करती है। अपने पास ये आयन मंडल है जिसमें क्या होते हैं आपके जितनी भी आपकी रेडियो एक्टिविटी, जो रेडियो तरंगे होती हैं ना, वो क्या करती हैं? रिफ्लेक्ट करके वापस आती हैं। यही कारण होता है जो कम्युनिकेशन के जितने भी अपने के अंदर लगाते हैं, आयन मंडल ही क्या करता है? उन रेडियो तरंगों को वापस भेजता पृथ्वी पे, जिससे हम क्या करते हैं? कम्युनिकेशन कर पाते हैं। यानी फ़ोन, जो रेडियो अपने पास, जो मोबाइल हैं, सभी यूज करने का कारण क्या है? आयन मंडल से उगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, समताप मंडल से ओजोन की मात्रा में कमी की घटना, परिघटना क्या कहलाती है? अगर अपने पास, जिसको हमने स्ट्रेटोस्फीयर बोला, अगर इसके अंदर हमने अभी पढ़ा था ओजोन लेयर, अगर इसमें कमी आ जाती है, क्या बोला मैंने? इसके अंदर कमी आ गई, इस कमी को क्या बोलते हैं? हरित गैस प्रभाव बोलेंगे, हेलोन्स बोलेंगे, ओजोन क्षरण बोलेंगे या जीवाश्म ईंधन बोलेंगे। जीवाश्म ईंधन तो जीवों से बना हुआ ईंधन होता है। ओजोन लेयर कहाँ पे होती है? अपनी समताप मंडल के अंदर होती है। उसके अंदर कमी आती है ना, तो उसको बोलते हैं ओजोन क्षरण। क्या बोलते हैं? ओजोन क्षरण, जिसको बोलते हैं ओजोन डिप्लेशन। सही आंसर क्या रहेगा इसका? सी रहेगा। नेक्स्ट अपने पास इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ITCZ, क्या बोलते हैं इसको? ITCZ क्या है ये? एक तरीके से ITCZ अपने पास है, क्या है? वायु अंतराय प्रभाव को आकर्षित करता है,
जल वाष्प को विकर्षित करता है, जल वाष्प को आकर्षित करता है, या वायु अंतः प्रवाह को विकृत करता है। बड़े ध्यान से समझना, ये एक तरह की इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन होती है। जोन का मतलब एक क्षेत्र होता है। ये बड़े ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। ये हमने माना अपना अर्थ है। इसको जब हम दो भागों में बांट देते हैं तो इसके सफियर बन जाते हैं। ऊपर होता है अपने पास नॉर्थ हेमिस्फीयर, नीचे होता है साउथ हेमिस्फीयर। मतलब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांट देते हैं हम इसको। हमने एक चीज़ और पढ़ी होगी, जैसे हम इस इक्वेटर जिसको हम बोलते हैं, विषुवत रेखा जिसको बोलते हैं, मकर रेखा पर पड़ता है। मान लेते हैं सूर्य का प्रकाश एक टाइम पे कर्क रेखा पे पड़ रहा है, तो यहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो यहाँ की जो एयर है ना, हवा जिसको हम बोलते हैं, ये गर्म होगी, और गर्म होगी तो ऊपर की तरफ उठेगी। क्या बोला मैंने, गर्म होगी तो ऊपर की तरफ उठेगी। और ये जो अक्षेत्र है यहाँ पे हवा नहीं होगी। इस अक्षेत्र को भरने के लिए कोई ना कोई तो हवा आएगी ना यहाँ पे। क्या बोलेंगे, कोई ना कोई हवा तो आएगी। अब यहाँ पे कौन सी हवा है, गर्म हवा तो ऊपर की तरफ चली गई, अब ठंडी हवा आएगी कोई ना कोई। यहाँ पे अब चारों तरफ से आसपास से क्या आनी शुरू हो जाती है, यहाँ पे ठंडी हवा आनी शुरू हो जाती है। यानी इसको घेरने के लिए हवा आती है। मतलब अब ये अक्षेत्र वायु को आकर्षित करने का अक्षेत्र बन गया। अब इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, यहाँ पे एक चीज़ और समझो, यहाँ पे हवा ऊपर की तरफ उठी। अगर टेम्परेचर आपका बढ़ता है, क्या बोला मैंने, टेम्परेचर तापमान अगर जितना अधिक होगा तो आपका प्रेशर क्या होगा, उतना ही कम होगा। क्या बोला मैंने, प्रेशर आपका उतना ही कम होगा। अगर आपका प्रेशर बढ़ गया तो मतलब टेम्परेचर कम हो गया। अगर यहाँ पे अब क्या हो गया, टेम्परेचर तो क्या हो गया, यहाँ पे ज़्यादा हो गया। ज़्यादा टेम्परेचर होने से हवा गर्म हुई, ऊपर की तरफ उठी, तो मतलब अब यहाँ प्रेशर कम है। तो इधर से क्या करेंगी, जितनी भी सारी की सारी हवाएं इधर की तरफ आकर्षित होती हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। तो ये क्या बनेगा, वायु अंतर प्रवाह को क्या करता, आकर्षित करता है। यानी वायु को अपनी तरफ खींचने वाली एक तरीके से जोन होती है। ऐसे ही अपने पास अगर यहाँ पे मकर रेखा पे पड़ेगा तो यहाँ पे इस साइड में क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे टेम्परेचर कम होगा, मतलब प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वायु को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो सही आंसर क्या रहेगा इसका, ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, मध्य मंडल में तापमान पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, घटेगा, सौ मंडल के समान ही रहेगा, या फिर बढ़ेगा या अप्रत्याशित रहेगा। 2023 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ, बड़े ध्यान समझना। मध्य मंडल की बात करते हैं अपने पास। पहले हमने पढ़ा था 100 मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल। तीसरे मंडल की बात की। दूसरे मंडल के अंदर आपका टेम्परेचर था कांस्टेंट, मतलब यहाँ पे समान तापमान रहता है। पहले मंडल के अंदर 100 मंडल के अंदर हमने क्या पढ़ा, पहले इसके अंदर मौसमी घटनाएं होने का रीज़न यही है, जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं ना तो तापमान में क्या आती है, कमी आती है। मैंने बताया था ना 165 मीटर ऊपर चलने पे 1 डिग्री टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब हम पढ़ रहे हैं मध्यमंडल की। मध्यमंडल में क्या होगा, जब भी हम मध्यमंडल की बात करते हैं ना, मध्यमंडल कौन सा हो गया, अब समताप मंडल के ठीक ऊपर का भाग हो गया, जो क्या करता है, ये 80 किलोमीटर। इसकी अगर हाइट की बात करते हैं ना तो कितना होता है, ये 80 किलोमीटर तक होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, तो इस मंडल में क्या होगा, जैसे जैसे आपकी ऊपर की तरफ हाइट बढ़ेगी ना, क्या बोला मैंने, जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ती जाएगी ना तो आपका टेम्परेचर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इस परत के अंदर भी क्या होता है, हाइट बढ़ने के बाद एक टाइम के लिए टेम्परेचर कम होता है। जब हम 80 किलोमीटर ऊपर चले जाते हैं ना, क्या बोला मैंने, 80 किलोमीटर हाइट पर चले जाते हैं ना, तो यहाँ पे लगभग 0 से लेके 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान पहुँच जाता है। तो क्या होगा, इसमें तापमान क्या होगा, घटेगा। ऊपर की तरफ जाने पे क्या होता है, तापमान यहाँ पे घटता है। इसका आंसर सही रहेगा बी। नेक्स्ट अपने पास, हमारा वायुमंडल कितने सतरों में विभाजित है, मैंने अभी भी बताई ना। जैसे हमारे पास ये अर्थ की सरफेस हो गई, इससे ऊपर की तरफ जाने पे मैंने कितने मंडल की बात की थी, अभी 5 मंडल की बात की थी। पहले अक्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, फिर हमने पढ़ा आयन मंडल, फिर उसके बाद हमने पढ़ा बहिर्वायुमंडल। 5 हमने पढ़े। इसका सही आंसर क्या बनेगा, ए बनेगा। नेक्स्ट अपने पास,
वायुमंडल में ऑक्सीजन का कुल कितना प्रतिशत है? ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं हम। क्या बोला मैंने? एक क्वेश्चन आया था ना मैंने, कितना परसेंट और सबसे ज़्यादा कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन पढ़ी थी हमने 78%। उसके बाद पढ़ा था हमने 21% क्या पढ़ी थी? ऑक्सीजन की पढ़ी थी। सही आंसर क्या रहेगा इसका? बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, इस दाब अक्षेत्र को अश्वय अक्षांश भी कहा जाता है। अश्वय अक्षांश का मतलब होता है हॉर्स लैटिट्यूड। ये कहाँ पे आपका? उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दबाव वाले क्षेत्र में, भूमध्य रेखीय निम्न दबाव वाले क्षेत्र में, ध्रुवीय उच्च दबाव वाले क्षेत्र में, या उप ध्रुवीय निम्न दबाव वाले क्षेत्र में, या इसका अप्रत्याशित आंसर रहेगा। हम अर्थ मान लेते हैं, ये अपने पास अर्थ हो गई। अर्थ से जैसे ही अगर हम सेंटर में खींचा हमने इक्वेटर, जिसको हमने विषुवत रेखा बोला, जैसे ही ऊपर की तरफ जाते हैं या नीचे की तरफ जाते हैं, कितने डिग्री? 30 डिग्री। चाहे हम नॉर्थ की बात करें या साउथ की बात करते हैं, ऊपर नॉर्थ की तरफ है या नीचे साउथ की तरफ जाते हैं ना, तब हम कितने बाद? 30 डिग्री की तरफ। ये 30 डिग्री पे अपने पास क्या होता है? ये होता है आपके पास है अश्वय अक्षांश, जिसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अश्वय अक्षांश। कहाँ पे होता है आपके पास से? 0 डिग्री से 30 डिग्री की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, तो सही आंसर क्या बनेगा आपका? यानी इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे? इसको बोलते हैं उपोष्ण उच्च दबाव वाला क्षेत्र होता है ये। इसका सही आंसर क्या रहेगा? ये निम्न दबाव वाला नहीं, हाई दबाव यानी हाई प्रेशर वाला जोन होता है ये। इसका सही आंसर क्या रहेगा? ए रहेगा। नेक्स्ट अपने पास, पृथ्वी की अपनी काल्पनिक धुरी पर एक बार घूर्णन अवधि कितनी होती है? जब एक बार घूमती है तो कितना समय लगता है एक बार घूमने में? पहला ऑप्शन है 24 घंटे 37 मिनट 23 सेकंड, 24 घंटे 23 घंटे 56 मिनट या 4 सेकंड। इसका सही आंसर रहेगा 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड इसका सही आंसर रहेगा। दूसरा क्वेश्चन अपने पास है, भूमध्य रेखा के समांतर जो काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? हमने अभी अभी देखा, ये अपने पास भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा के जो समांतर रेखाएं होती हैं ना, समान का मतलब ये ऐसे ऐसे रेखाएं होती हैं ना, समांतर रेखाएं बोलते हैं कि समान ही है। इसको बोलते हैं हम क्या? अक्षांश कहते हैं, देशांतर कहते हैं, समदाब रेखाएं कहते हैं, या फिर समताप रेखाएं कहते हैं। इनको बोलते हैं अक्षांश रेखाएं, जिसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? लैटिट्यूड। मतलब लेटा हुआ लैटिट्यूड होता है। हम ऐसे भी रेखाएं मानते हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं। अगर इनको बोलते हैं देशांतर रेखाएं, जिसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। आप ऐसे भी समझ सकते हो, अगर रेखाएं आपकी ऐसे लंबी हैं तो लॉन्गिट्यूड, लेटी हुई हैं ऐसे याद रख सकते हो, तो आपकी कौन सी हो गई? लैटिट्यूड। लेटी हुई लैटिट्यूड और खड़ी हुई लॉन्गिट्यूड, ये आपकी रेखाएं हैं। तो सही आंसर क्या बनेगा इसका? इसका अक्षांश रेखाएं जो भूमध्य रेखा के समांतर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, दिन और रात होने का कारण क्या होता है? जो दिन रात होता है ना, पृथ्वी का परिभ्रमण, पृथ्वी का परिक्रमण, सूर्य ग्रहण या सूर्य धब्बे। ये अपने पास सन है और ये अपने पास अर्थ है। ये अपने पास अर्थ हो गई, ये अपने पास सन हो गई। जब ये अपने पास जो अर्थ है ना, इसकी दो गतियाँ होती हैं। एक तो अपने चारों तरफ चक्कर लगाती है, अपने चारों तरफ चक्कर लगाती है ना, याद रखना एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन बन सकता है। ये इधर से इधर की तरफ होती है, यानी वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है। मतलब है अगर हम बात करें ना, जैसे अपने पास कभी कभी एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, जो अपनी अर्थ है ना, धरती है, वो क्लॉकवाइज घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। अपने पास जैसे ये होता है ना क्लॉक, घड़ा, ये घड़ा तो ऐसे चलता है अपने पास, इसकी जो सुइयाँ होती हैं ऐसे चलती हैं, इस इधर की तरफ चलती है ना, ऐसे चलती हैं। लेकिन जो अपनी अर्थ है ना, ये अर्थ तो हमारी ऐसे घूमती है, यानी घड़े के उल्टी दिशा में घूमती है। अगर घड़े की दिशा में घूमती है तो क्लॉकवाइज, इसकी अपोजिट यानी विपरीत दिशा में घूमती है तो एंटी क्लॉकवाइज। अगर हमारी अर्थ जो मूव करती है, चक्कर लगाती है, ये करती है एंटी क्लॉकवाइज, यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? दिन रात ये सूर्य के चारों तरफ भी घूमती है। अपने चारों तरफ जो चक्कर लगाती है उसको बोलते हैं रोटेशन।
क्या बोला मैंने? रोटेशन, जिसको हम घूर्णन बोलते हैं, घूर्णन गति। ये पृथ्वी की क्या होती है? परिक्रमण का मतलब होता है अपने चारों तरफ ही चक्कर लगाना होता है। और जब सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाएगी इसको बोलते हैं परिभ्रमण, जिसको हम रिवॉल्यूशन बोलते हैं। रिवॉल्यूशन लगाएगी सूर्य के चारों तरफ है, अपने चारों तरफ है परिक्रमण, यानी जिसको रोटेशन कहते हैं। तो दिन रात बनने का कारण क्या होता है? परिक्रमा, अपने चारों तरफ घूमना। यानी एक हिस्सा अगर सूर्य के साइड में आ गया, ऐसे घूम रही है, तो वहाँ पे दिन होता है, और इस साइड में दिन हो गया, इस साइड में क्या हो गई? रात हो गई। तो पृथ्वी की परिक्रमण है, या हम बोल सकते हैं पृथ्वी की रोटेशन यानी घूर्णन गति के कारण इसके दिन रात बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, यदि दो स्थानों के समय के अंतर एक घंटा बात करते हैं, 1 घंटे का समय है, तो योग्यमोत्तर में कितना अंतर होगा? अगर हमारी पूरी डिग्री को मानते ना, अर्थ को मानते ना, 360 डिग्री घूमती। कितनी घूमती है? 360 डिग्री घूमती है। और अगर हम बात करते ना 1 डिग्री की बात करते हैं, क्या बोला मैंने? 1 डिग्री की बात करते हैं, तो 1 डिग्री चलने में इसको अगर मान 360 डिग्री घूमती है, तो 24 घंटे में कितना घूमती है? तो 24 घंटे में लगभग इसको 12 दूनी 24 और 12 तिये 36, 30 और फिर 2 एकम 2 और 2 पाँच 2 15। यहाँ पर कितना आ गया? 15। यानी 1 घंटे में कितनी चलती है? ये 15 डिग्री चलती है। किसकी बात करते हैं? 1 घंटे में कितनी चलेगी आप? ये 15 डिग्री चलती है। फिर अगर ये 15 डिग्री चलेगी ना, तो 1 घंटे में चलेगी। एग्जामिनर ये पूछ सकता है, तो 1 मिनट में कितनी चलेगी? तो 15 चौका 60, यानी 4 मिनट चलती है 1 डिग्री घूमने के लिए। नेक्स्ट अपने पास, भूमध्य रेखा पर दिन कितना लंबा होता है? 24 घंटे का, 12 घंटे का, 14 घंटे का, 16 घंटे का। तो भूमध्य रेखा पर दिन और रात समान होते ना, तो ये लगभग कितना होता है आपके पास है? ये होता है 12 घंटे का दिन। कितना होता है? 12 घंटे का। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, डोलड्रम पट्टा कहाँ अवस्थित है? भूमध्य रेखा के समीप है, ध्रुवों के समीप है, कर्क रेखा या मकर रेखा? जो आपका डोलड्रम एक रीजन होता है, एक क्षेत्र होता है, ये अपने पास हमने मान लिया अर्थ। इस पे हमने क्या देखा था? ये इक्वेटर, जिसको हम भूमध्य रेखा बोलते हैं। जैसे जैसे हम ये यहाँ पे 0 डिग्री माना हमने, क्या माना हमने? यहाँ पे 0 डिग्री मानते हैं। 0 डिग्री से इधर की तरफ भी चलते हैं और इधर की तरफ भी चलते हैं, इधर चलते हैं और इधर चलते हैं। जब हमारी अर्थ रोटेशन करती है ना, घूमती है ना, तो इसमें एक बल काम करता है। घूमने से एक बल बनता है जिसको कोरियोलिस फोर्स बोलते हैं, कोरियोलिस बल बोलते हैं। और ये जो आपका कोरियोलिस बल होता है ना, यहाँ पे कम इफेक्टिव होता है इस जोन के अंदर, और यहाँ पे ज़्यादा इफेक्टिव। यानी अगर भूमध्य रेखा से किसकी तरफ जाते हैं हमें, जब पोल्स की तरफ जाते हैं ना, तो क्या करता है? बढ़ता है कोरियोलिस फोर्स। पोल से अगर इक्वेटर से पोल्स की तरफ चलेंगे तो क्या होगा? ये आपका बढ़ेगा। अगर पोल से कहाँ पे जा रहे हैं हमें, इक्वेटर की तरफ आ रहे हैं, तो क्या होगा? कम होगा। एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पे ये कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट होता है नहीं, यानी बिल्कुल कम होता है, न के बराबर होता है। उसी रीजन को क्या बोलते हैं? डोलड्रम पट्टा है, डोलड्रम रीजन कहते हैं। यानी ये कहाँ पे होता है आपका? 0 डिग्री। यानी ये अगर किसके समीप बोला जाए? ध्रुवों के समीप नहीं है, कर्क रेखा के समीप भी नहीं है, मकर रेखा के समीप भी नहीं है, तो आपका कहाँ पड़ता है? भूमध्य रेखा के समीप, यानी ये भूमध्य इसके समीप पड़ता है, बिल्कुल नज़दीक पड़ता है। सही आंसर क्या रहेगा इसका? ये रहेगा। यानी डोलड्रम पट्टा कब होता है? जब आपका कोरियोलिस, पृथ्वी के घूमने से यानी रोटेशन से, घूर्णन से क्या होता है? कोरियोलिस बल पैदा होता है। उसी कोरियोलिस बल का इफेक्ट जहाँ पे कम होता है, उससे एक रीजन बनता है जिसे क्या बोलते हैं? डोलड्रम रीजन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, भूमध्य रेखा के समांतर काल्पनिक रेखाएं, अब ये भी पढ़ा था हमने। जो भूमध्य रेखा कौन सी है? ये रही आपकी। और समानांतर रेखाएं कौन सी कहलाती हैं अपने पास है? जिसको हम क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। नेक्स्ट अपने पास, एस्थेनोस्फीयर है मेंटल का निचला भाग, क्रस्ट के पृथ्वी का भाग, मेंटल का ऊपरी भाग, यानी पृथ्वी का कोर का आंतरिक भाग। अगर हम बात करते हैं एस्थेनोस्फीयर की, ये हमारा अर्थ हो गया। इस पे हमने एक जगह पे क्या माना? सरफेस मान लिया। सरफेस हमने मान लिया, यहाँ पे सरफेस मान लिया हमने ऊपर की तरफ। ये अपने पास सरफेस है, यानी जिसको भूपरपटी बोलते हैं।
इसके ठीक नीचे का रीजन होता है अपने पास मेंटल, क्या बोलते हैं, मेंटल। और जो बिल्कुल अंदर का रीजन होता है ना, बिल्कुल अंदर का, इसको बोलते हैं हमें कोर। यानी 3 रीजन होते हैं, नीचे वाला कोर होता है, बीच वाला मेंटल होता है और ऊपर वाला क्रस्ट होता है। 3 रीजन होते हैं इसके। अब ये जो एस्थेनोस्फीयर होता है ये कहाँ पे होता है, इसकी बात करते पहले सबसे देखो, जब हम अर्थ के ऊपर वाला भाग देखते ना, इसको बोलते हैं लिथोस्फीयर। क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर बोलते हैं। और लिथोस्फीयर से ठीक नीचे का भाग होता है एस्थेनोस्फीयर। क्या बोलेंगे, ठीक नीचे वाला भाग होता है आपके पास से एस्थेनोस्फीयर। यानी लिथोस्फीयर से नीचे वाला का मतलब हम क्या कह सकते हैं, यानी मेंटल का ऊपर वाला भाग हम कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, लिथोस्फीयर से नीचे और मेंटल से ऊपर का भाग अपने पास क्या होगा, एस्थेनोस्फीयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय प्राकृतिक आवास नहीं है, यानी जो प्रकृति ने नहीं बनाया। तालाब प्रकृति ने बनाए हैं, मरुस्थल प्रकृति ने बनाए हैं, वर्षा वन प्रकृति ने बनाए हैं, घास के मैदान बनाए हैं। कौन सा प्रकृति ने नहीं बनाया, मतलब ये है, यानी मतलब है कृत्रिम कौन सा, मानव ने कौन सा बनाया है, मानव ने तालाब बनाए, बाकी सब अपने आप ही बने हुए हैं। सही आंसर क्या रहेगा इसका, ए रहेगा। पृथ्वी खालिस्तान को सूर्य के अत्यंत निकट होगी, कब होगी, सूर्य के सबसे नज़दीक, 21 जून को, 4 जुलाई को, 23 सितंबर को, 3 जुलाई को। ये क्या कह रहा है, ये अपने पास हमने माना इसको अर्थ, ये माना हमने सन। एक बार जब पृथ्वी जब ऐसे घूमती है ना सूर्य के चारों तरफ है, एक बार तो इसके नज़दीक आ जाती है, ये आ गई नज़दीक, और एक बार इससे दूर होती है। ये ऐसे पूछ रहा है ये दूर कब होती है और नज़दीक कब होती है। जब पृथ्वी इसके यहाँ पे नज़दीक होती है, जब इस साइड में होती है ना नज़दीक होती है, इस साइड में दूर होती है, क्योंकि ये एक दीर्घवृत्तीय कार में चक्कर लगा रही है सूर्य के चारों तरफ। ये अगर इसके बिल्कुल नज़दीक वाला भाग होता ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, अगर पृथ्वी बिल्कुल नज़दीक है तो इसको बोलते पेरिहीलियन। क्या बोलेंगे, पेरिहीलियन बोलते हैं इस स्थिति को, जब बिल्कुल नज़दीक होता है इसको बोलते पेरिहीलियन। अगर इसको दूर बोलेंगे, दूर का क्षेत्र बोलेंगे, तो इसको बोलते एपीहीलियन। अगर बिल्कुल नज़दीक वाला दिन है तो ये 3 जनवरी को होता है। अगर दूर वाली घटना जिसको हमने क्या बोला, एपीहीलियन। दूर कितना होगा, ये होगा लगभग 152.5 मिलियन किलोमीटर होगा दूर वाला हिस्सा। ये कब होगा, 4 जुलाई को, जिसको हमने क्या बोला, एपीहीलियन। अगर हिंदी में आ जाए ना तो इसको बोलते हैं जी अपसोर। क्या बोलते हैं इसको, अपसोर। इसको बोलेंगे नज़दीक वाले हिस्से को बोलेंगे उपसोर। सही आंसर क्या रहेगा, निकट की बात करें हैं तो 3 जनवरी की बात करेंगे। कोरियोलिस बल किसके कारण होता है, मैंने अभी बताया था। जो पृथ्वी का रोटेशन होता है ना, अपने घूर्णन चारों तरफ घूमना, क्या कहलाता है आपका, कोरियोलिस बल। यानी पृथ्वी का क्या होता है, ये घूर्णन होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन अपने पास, जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो जी ग्रेविटी यानी गुरुत्व का मान क्या होता है, समान रहेगा, घटेगा, 45 डिग्री अक्षांश तक घटेगा या बढ़ेगा या अप्रत्याशित रहेगा। मतलब देखो, हमने इसको माना यहाँ पे अर्थ, क्या हो गया, ये अर्थ हो गई। अगर हम बात करते ना, ये इसका इक्वेटर हो गया, इक्वेटर से अगर हम पोल्स की तरफ, इधर मान लेते पोल, इधर जाते हैं ना हम यहाँ पे, या अगर पोल्स को इधर मान लो आप, अगर पोल्स की तरफ जाते हैं ना तो जी का मान क्या होता है, जी का मान हमेशा बढ़ता है। क्या बोलेंगे, जी का मान हमेशा बढ़ता है जब हम पोल्स की तरफ जाते हैं। क्या कारण होता है, आपने देखा नहीं है, यहाँ पे क्या होता है, जो गैसें होती हैं ना वो भारी होती हैं, कहाँ पे, पोल्स पे, और यहाँ पे क्या होती हैं, हल्की होती हैं। हल्की होते ऊपर की तरफ उठती हैं, ऊपर की तरफ उठेंगी तो यहाँ पे जो फैलाव है ना हमने वायुमंडल का, या फिर हम कह सकते हैं जो अपना क्षोभ मंडल है, उसमें यहाँ पे फैलाव किसका, वायुमंडल का, ये ज़्यादा होता है और पोल्स पे कम होता है। क्योंकि यहाँ पे जो
सूर्य का प्रकाश गिरता है ना, यहाँ की हवा होती है गर्म, गर्म होगी तो हल्की होगी, हल्की होगी तो ऊपर की तरफ उठेगी। लेकिन यहाँ पे सूर्य का प्रकाश सीधा नहीं गिरता पोल्स पे। अब सीधा नहीं गिरेगा पोल्स पे तो यहाँ की हवा गर्म नहीं होगी, तो इसका मतलब वहाँ पे ऑलरेडी क्या होगी, जो आपकी एयर होगी ना उसकी जो डेंसिटी है घनत्व होगी ज़्यादा होगा और फैलाव भी क्या होगा, कम होगा। इसका ये पढ़ लेना। ये क्या करता है पोल से, ये जो हवाएं होती ना, जो भारी हवाएं होती है जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है अपनी तरफ क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो हम क्या कहेंगे अब यहाँ पे जो आपका जी का मान होगा यहाँ पे पोल्स पे वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, यानी बढ़ेगा। इधर से मतलब इक्वेटर से जाने पे क्या होता है, यहाँ पे जी का मान हमेशा बढ़ता है। अगर यहाँ से पोल से जाएंगे इक्वेटर की तरफ तो हमेशा क्या होगा, घटेगा। अब इसका आंसर क्या रहेगा, डी आंसर रहेगा। उम्मीद करता हूँ आज आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही क्वेश्चन आएंगे। धन्यवाद।